आज के तमाम इंपॉर्टेंट स्टॉक्स न्यूज की चर्चा शुरू होगी। एक काम करें, पहले दिल्ली चलें लक्ष्मण के पास, जो आजकल विदेशों में अपने जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये जलवे चल रहे हैं आपके भाई साहब। बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। वो सेलिब्रेशन विदेश में नहीं हो रहा था, विदेश में था, इसलिए सेलिब्रेशन हो रहा था विदेश में। अच्छा लक्ष्मण जी, स्क्रीन पे इसलिए नजर आ रहे हैं आपको क्योंकि पीएम मोदी आज से 2 दिनों के साउथ के दौरे पे, लार्जली तेलंगाना में, और कहा जा रहा है काफी तगड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स अनाउंस होंगे। उसमें कई सारी लिस्टेड कंपनीज के प्रोजेक्ट्स भी शुमार है। तो लक्ष्मण से समझ लिया जाए कौन कौन सी कंपनीज, किस तरह के प्रोजेक्ट्स, क्या होगा उस दौरे पे। लक्ष्मण गुड मॉर्निंग, बताएं सर। जी गुड मॉर्निंग। दरअसल प्रधानमंत्री जो है सो आज कम से कम 56,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का या तो शिलान्यास कर रहे होंगे या फिर उद्घाटन कर रहे होंगे। उसमें से कई सारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिसका शिलान्यास उन्होंने किया था और अब उद्घाटन कर रहे हैं। ये बहुत कम ऐसे मौके होते हैं। और सबसे ज्यादा फोकस पावर सेक्टर पर रहने वाला है। एनटीपीसी के 30,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट और शिलान्यास करने वाले हैं और इसमें कई सारे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। एनटीपीसी के पेडापल्ली सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की दूसरी यूनिट का यहाँ पे ये उद्घाटन करने वाले हैं। ये अपने आप में सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट है और 800 मेगावाट का यूनिट है। और इसके अलावा दूसरा एक 660 मेगावाट की यूनिट का भी उद्घाटन करने वाले हैं, जो कि एनटीपीसी के नॉर्थ करणपुरा का सुपर थर्मल पावर प्लांट है। और एक और है, इसकी खास बात यह है कि एयर कूल्ड कंडीशनर टेक्नोलॉजी से बना हुआ ये भारत का पहला सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट है। इसी तरीके से 294 करोड़ रुपए के लागत से बनने वाले 4G एथेनॉल प्लांट का शिलान्यास करने वाले हैं। ये तो रही बात आपको एनटीपीसी की। पावर ग्रिड के 7 प्रोजेक्ट का जो ग्रिड ट्रांसमिशन लाइन है उसका यहाँ पे उद्घाटन करने वाले हैं। जैसलमेर में एनएचपीसी के 360 मेगावाट के सोलर प्रोजेक्ट का उद्घाटन करने वाले हैं। इंडियन ऑयल के मोनो एथेनॉल ग्लाइकॉल प्रोजेक्ट का उद्घाटन करने वाले हैं। तो ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट का उद्घाटन प्रधानमंत्री करने वाला है, जिसमें खासतौर से फोकस जो है वो पावर सेक्टर पर रहने वाला है। भाई साहब, ये सारी पावर कंपनीज, अलग अलग कंपनीज, जिनके प्रोजेक्ट्स आज इनॉग्रेट होने जा रहे हैं, कुल मिलाकर 56,000 करोड़ के। हाईलाइट एनटीपीसी का तेलंगाना यूनिट, जिसका 800 मेगावाट की कैपेसिटी आज ऑन स्ट्रीम कमीशन होगी उस इनॉग्रेशन के साथ। एनटीपीसी का ही पहले चार्ट चेक ले लिया जाए। सचिन, एनटीपीसी, हम लोग आज बिग स्टॉक्स में पावर एज ए स्पेस को डिस्कस कर भी रहे थे। आज ये तमाम कंपनीज रडार पे भी रहेंगी और गजब के मूव्स मिल रहे हैं, और खासतौर पे कंफर्ट सरकारी की तरफ शिफ्ट हो गया है इधर भी। क्या करना चाहिए एनटीपीसी पे, कैसा लग रहा है प्लेस्ड आपको? आशीष जी, डेफिनेटली यहाँ पर अगर हम रोल ओवर डेटा भी देखें तो वहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंट लॉन्ग्स रोल ओवर हुए थे। एंड जिस तरीके से अभी तक इसकी सीक्वेंस रही है हाई टॉप हायर बॉटम की विद कंटिन्यूएशन पैटर्न्स, तो मुझे लग रहा है ये ट्रेंड जो है वो कंटिन्यूड ही रहनी चाहिए। ऑन द हायर साइड भले स्टॉक वीकली चार्ट पे ओवरबॉट जोन में काफी हफ्तों से पड़ा हुआ है, बट कहीं पर भी मेजर साइन नहीं है डाइवर्जेंस के। तो अगर ये ब्रेकआउट हो जाता है 350 लेवल्स के ऊपर, तो लगभग अराउंड 375 380 तक की एक मूव अनलॉक होगी। ऑन द लोअर साइड एक अच्छा सपोर्ट यहाँ पर एस्टैब्लिश हुआ है अराउंड 330 335 जोन के आसपास। तो आई थिंक ट्रेडिंग के लिहाज से 335 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर मोमेंटम चेस करने में कोई हर्ज नहीं है। जैसे ही 350 ब्रेक हो जाता है और जो अगला पड़ा हुआ है मुझे लग रहा है 370 तक नजर आना चाहिए। तो जरूर अपनी खरीदारी की पोजीशन रिटेन रखें एंड मोमेंटम को चेस करें 335 के स्टॉप लॉस के साथ। 335 का स्टॉप, 350 और उसके बाद 370 तक के दायरे खुलते हुए नजर आएंगे। स्टॉक गजब का प्लेस्ड है। जिनके पास है प्लीज होल्ड ऑन करें 335 के एसएल के साथ। बाकी पावर कंपनीज अब देखते हैं, बाजार खुलने दीजिए, किस तरह के रिएक्शन सब जगह आ रहे होंगे। उसके बाद उन पे जहां जहां एक्शन ज्यादा होगा उन पे चर्चा कर ली जाएगी। अच्छा, 2 चीजें इंपॉर्टेंट। आज बहुत सारी रियल एस्टेट कंपनीज, हेडलाइन में प्रोड्यूसर साहब ने मेंशन भी करा, खबरें ही खबरें रियल एस्टेट से जुड़ी हुई। और दूसरी तरफ शनिवार को हम लोग बहुत थॉरली डिस्कस कर रहे थे वो एप्स गूगल स्टोर से जो डीलिस्ट कर दी गई थी। इन्फो एच की खबरें चल रही थी। वीकेंड पे सरकारी गलियारों से भी बहुत सारी खबरें उधर से आ रही थी। क्या अपडेट्स हैं? अब इन्फो एच का स्टॉक स्क्रीन पर रखिएगा, हर्षदा के पास चला जाए और समझा जाए। शायद वापस रिस्टोर हो गए, लेकिन क्या हुआ, सब कुछ चला क्या हर्षदा?
कुछ ऐप्स दरअसल रिस्टोर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल इन्फो एज के मैनेजमेंट ने खुद कहा है ट्वीट के जरिए कि इनके 99 एकर्स जीवन साथी वाले ऐप्स में से कुछ अंश ऑफकोर्स रिस्टोर होता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन साथ ही ये पूरा मामला दरअसल सरकार के पास भी पहुंचा, जहां पर आईटी मिनिस्ट्री ने रिएक्ट किया और कहा कि वो किसी भी ऐप की डीलिस्टिंग को अलाउ नहीं करेंगे। और वो दरअसल गूगल से बातचीत कर रहे हैं। इस पर दरअसल जो इंडस्ट्री बॉडी है उन्होंने भी दरअसल गूगल और सरकार दोनों को अप्रोच किया है। तो कई सारी डेवलपमेंट्स दरअसल आगे आज कल में भी आती हुई दिखाई देंगी। लेकिन अपडेट ये है कि जो ऐप्स सैटरडे को या डीलिस्ट हो गई थी इस पर्टिकुलर गूगल प्ले स्टोर से, वो वापस लौट रही है, जिसमें नौकरी, 99 एकर्स, भारत मैट्रिमोनी के कुछ ऐप शामिल हैं। उस लिहाज से आप इन्फो एज और फिर से matrimony.com का स्टॉक आज रेडार पर रखेंगे, कुछ रिलीफ आ सकता है। हालांकि सैटरडे के सत्र में ऐसा नहीं था कि भारी बिकवाली का दबाव देखने को मिला था, लेकिन हाँ, एक ओवरहैंग जरूर था। मानस से सवाल था, मानस से पूछा था जब खबरें खराब थी, ऐप स्टोर से डिलिस्ट हो गया है, दिक्कत वाली खबर है मानस, तो मानस बोले बेचना नहीं है, वीक नहीं दिख रहा है। तो ये इन्होंने ही संभाला है उस स्टॉक उस दिन जब बुरी खबरें थी। मानस अब कैसा प्लेस लग रहा है? अब तो खबरें का खराब बादल भी छट गए। तो देखिए अभी भी मेरा मानना है कि जो 5025 से लेकर 5000 का रेंज है वो बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है स्टॉक के लिए। तो नौकरी पे बिल्कुल बने रहने की राय रहेगी। अगर खरीदारी करनी हो तो खरीदारी करने के लिए 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ही खरीदारी करनी चाहिए, तो 5260 के ऊपर ही खरीदारी करेंगे। लेकिन अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है, पोजिशनली है, तो आप 5000 के स्टॉप लॉस से बने रह सकते हैं। कंसोलिडेशन और वीकली चार्ट पे ट्रेंड काफी पॉजिटिव लगता है। कंसोलिडेशन और वीकली चार्ट पे ट्रेंड पॉजिटिव, बढ़िया है भाई, इसको रखिएगा रडार पे। वैसे सतपुते साहब ने आज दिग्गज एचडीएफसी बैंक पे बढ़िया सा एक ट्रेडिंग कॉल दिया 1415 के स्टॉप के साथ। शायद वो 1415 का स्टॉप था, खरीदारी करने का मन था। दरअसल एचडीएफसी बैंक फंडामेंटली भी रडार पे है। एचएसबीसी का बाय कॉल इस दिग्गज बैंक पे 1750 के टारगेट्स के साथ। वो कहते हैं हाई लोन ग्रोथ होप्स नॉट डिपॉजिट्स आर एट द कोर ऑफ रीसेंट डिसअपॉइंटमेंट्स। स्टॉक इस समय जहां खड़ा हुआ है और जिस तरह की सीएजीआर FY24 से 27 पे डिलीवर कर सकता है, लग रहा है अच्छे डिसेंट करंट लेवल से रिटर्न्स देने का दमखम है। तो एचडीएफसी बैंक धीरे धीरे सबको पसंद आ रहा है। खैर पसंद तो ब्रोकरेज को हमेशा से आया था, पहले तो हम 2000 प्लस के टारगेट देखते थे, लेकिन अभी 1750 का भी टारगेट कंफर्ट वाला ही है। मयूरेश, आप लोग एक्यूमुलेट कर रहे हो क्या? लोग कहते हैं भरोसा है, एक क्वार्टर का पेन था, शायद एक सब्सिक्वेंट क्वार्टर में पेन और आ सकता है, लेकिन आपको देखना चाहिए रिस्क रिवॉर्ड की प्रोफाइल, और शायद यहाँ पे रिस्क ज्यादा नहीं है, रिवॉर्ड जब देगा बाजार अपनी जगह। तो इस लिहाज से कंफर्ट दे रहा है क्या, मार्जिन ऑफ सेफ्टी दे रहा है क्या? आप लोग एक्यूमुलेट करो, नया पैसा डालने के लिए कंफ्यूजन है सबके जहन में, क्या एचडीएफसी बैंक को कंफर्ट दे रहा है क्या? कंफर्ट फ्रॉम अ रिस्क रिवॉर्ड पर्सपेक्टिव ऑब्वियसली है आशीष जी, बट हमें लगता है मार्केट्स पे रहने में और तिमाही की राह देखनी चाहिए। ऑब्वियसली आई थिंक जो सिनर्जीज बाजार उम्मीद लगाए बैठा है वो इतनी जल्दी आने वाली नहीं है। इट इज गोइंग टू टेक टाइम, क्योंकि जितनी मर्जर की एक सिनर्जीज होती है, एचडीएफसी का आज जो लेंडिंग रेट है मॉर्गेज को लेके और जो कोर बैंकिंग का रेट है या जो डिपॉजिट दरें हैं एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक में, इस पे डिस्पैरिटी है। एंड द स्ट्रीट न्यू इट, जब मर्जर हो रहा था तब भी ये फैक्ट्स सामने थे कि शायद कॉम्प्रेशन आएगा, एंड दिस कॉम्प्रेशन विल लास्ट फॉर अ फ्यू क्वार्टर्स। तो हमें लगता है एक लंबा कंसोलिडेशन शायद बरकरार रहेगा एचडीएफसी बैंक में। क्या मौके आएंगे? जरूर मौके आएंगे। व्हेन विल दैट कम? प्रोबेबली इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। बट हमें एट दिस जंक्चर हमें नहीं लगता कोई एक्शनेबल है, शायद एक लंबे कंसोलिडेशन से गुजरे। Q4 नतीजे ठीक ठाक ही रहेंगे एज Q3। Q1 के बाद थोड़ा सुधार देखने जाएगा, और इसलिए मुझे लगता है Q4 के बाद शायद एक प्राइस एक्शन ये स्टॉक में देखने मिले, तब तक मुझे लगता है कंसोलिडेशन फेज रहेगा। वी आर होल्डिंग ऑन टू अदर स्टॉक्स विद इन द बैंकिंग स्पेस, जैसे इंडसइंड है, एक्सिस है, दैट वी कंटिन्यू होल्डिंग इन आवर ग्लोबल पोर्टफोलियोज। ठीक है, तो इधर लॉजिकली तो इंतजार एक तिमाही का और करना चाहिए। एक तिमाही का डिसअपॉइंटमेंट हाथ लग चुका है, क्लैरिटी नहीं है, सेकेंड क्वार्टर हो सकता है एक पेन का आए, वो क्लैरिटी आने के बाद उन मयूरेश और उनकी टीम को कंफर्ट आएगा। प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में कोई इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक उस लिहाज से ज्यादा विजिबिलिटी, ज्यादा कंफर्ट डिलीवर कर रहे हैं, उस तरफ पैसा चैनलाइज हो रहा है। चलिए, लेकिन एचडीएफसी बैंक का संभलना, एचडीएफसी बैंक का चलना हमारे भारतीय बाजारों के लिए क्विट एसेंशियल, बहुत इंपॉर्टेंट। अब आते हैं रियल एस्टेट स्पेस पर। बहती साहब, आपने गोदरेज प्रॉपर्टीज तो ऑलरेडी अपफ्रंट चुन लिया है, एक काम करिएगा, दो और रियल्टी स्टॉक्स, सिग्नेचर ग्लोबल और ब्रिगेड इंटरप्राइजेस,
इनके चार्ट्स में कहीं कोई दमखम दिख रहा हो तो आप बताइएगा, मैं आता हूं। सब खबरों में असल में हर्षदा रियल एस्टेट में कहां खबरें? गोदरेज प्रॉपर्टीज के लिए अपडेट ये है कि दरअसल 62 एकड़ का एक लैंड पार्सल नॉर्थ बैंगलोर में है। वो एक प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल के तहत डेवलप करेंगे। यहाँ पर एस्टिमेटेड बुकिंग वैल्यू करीब 5,000 करोड़ की है। ये लैंड इनके पास पहले से था, बेचने की पहले प्रक्रिया शुरू की थी लेकिन वो हो नहीं पाई। अब इन्होंने डिसाइड किया है इसको जॉइंटली डेवलप करने का, इसीलिए तो वो स्टॉक आज रेडार पर आता हुआ दिखाई देगा। ये डेवलपमेंट दरअसल FY25 में शुरू होता हुआ दिखाई देगा। ब्रिगेड एंटरप्राइजेज ने नया रेसिडेंशियल प्रोडक्ट डियारो ब्रिगेड एल्डोराडो, ये भी नॉर्थ बैंगलोर के एरोस्पेस पार्क में लॉन्च किया है। यहाँ पर कंपनी करीब 525 2 BHK और 3 BHK बनाने वाली है और रेवेन्यू पोटेंशियल इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से करीब 380 करोड़ का है, इसीलिए वो स्टॉक खबरों में। और सिग्नेचर ग्लोबल, ये गुड़गांव की अलग आप कह सकते हैं किस्मत है कि मिनटों में वो रिकॉर्ड सेल्स अचीव कर रही हैं सभी कंपनियां। पहले हमने देखा है DLF ने कैसे रिपोर्ट किया है। सिग्नेचर ग्लोबल ने कहा है कि इनका जो डीलक्स DXP प्रोजेक्ट है, रिकॉर्ड सेल्स ऑफ 3,600 करोड़ अचीव कर लिए हैं, तो वो भी स्टॉक इसीलिए आज खबरों में है। रखिए भाई, तीन रियल एस्टेट स्टॉक्स रखिए अपने रडार पे। गोदरेज प्रॉपर्टीज ने ये JDA स्टिच करा था 2014 में, तब खबरें आई थी, तब वो टेक ऑफ नहीं करा था प्रोजेक्ट। अब समीकरण बेंगलुरु के अच्छे हो रहे हैं तो अब फाइनली वो टेक ऑफ होता हुआ बढ़िया रेवेन्यू फ्लोज आने की उम्मीद। ब्रिगेड उसी एरिया में 2 बिल्डिंग्स लॉन्च करी, 3-350 करोड़ रुपए वहां से मोबिलाइज करेगा। और सिग्नेचर ग्लोबल ने तो खैर गजब कर दिया है। पहले DLF की तरफ से इस तरह के ताबड़तोड़ अपडेट आते थे, अब इनकी तरफ से आता हुआ लॉन्च करने से पहले ही ये हाल है। बहती साहब, ये दोनों बाकी के गोदरेज प्रॉपर्टीज की बहती साहब की जो कॉल है वो प्लीज स्क्रीन पर रख दीजिएगा। आज का टॉप कॉल तो उन्होंने वही चुना हुआ है, खरीदारी करने का मन है तो वो तो वैसे ही रडार पे आ गया है। बहती साहब, बाकी दोनों में कुछ है क्या दमखम? सर अनम्यूट करना पड़ेगा अपने को। आशीष जी, सिग्नेचर तो बहुत रिसेंट लिस्टिंग है, जब से IPO आया तब से वन वे अपवर्ड मूव चल रहा है। इसमें हमारी सलाह अभी चेज करने की नहीं है क्योंकि बहुत एक रन अप हो चुका है इमीडिएटली आफ्टर IPO। अगर मैं ब्रिगेड या बाकी ओबरॉय एंड शोभा की बात करूं तो तीनों में अच्छा मोमेंटम बना हुआ बैंगलोर बेस्ड रियलिटी स्टॉक्स में, और ब्रिगेड में हमें लग रहा है कि यहाँ से एक अच्छा ब्रेकआउट देखने मिल सकता है, तो खरीदारी की सलाह रहेगी ब्रिगेड में। जो इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 985 का कैसे मेंटेन करें, हमें लग रहा है ब्रिगेड में 1040 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। और ओबरॉय और शोभा पे भी ध्यान रखना चाहिए, शोभा एंड प्रेस्टीज पे भी। बिल्कुल ठीक। ये लेकिन रियल एस्टेट एज अ स्पेस 2023 से किसी पॉकेट ने सबसे ज्यादा सरप्राइज करा ऑन द वे अप, ये वो पॉकेट है। गजब का मूव, और अभी भी क्या बढ़िया अपडेट्स, सब एग्रेसिव होते हुए, और अभी भी हाथों हाथ प्रॉपर्टीज बिकती हुई, खासतौर पे लग्जरी साइड में। बाकी के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स न्यूज पे जा रहा हूं समझने के लिए। उसके बाद आज से दरअसल एक ऑफरिंग की शुरुआत हो रही है प्राइमरी मार्केट्स में। उस IPO के भी समीकरण RK स्वामी पर भी बातचीत कर ली जाएगी। आस्था हिम सिक्योरिटीज की भी आपको पैनल में इस समय शिरकत करती हुई नजर आ रही है, वो बाद में। पहले जो काम कर रहे हैं उसे कंप्लीट कर दिया जाए खबरों वाले स्टॉक्स। हर्षदा, बाकी कौन कौन न्यूज फ्लो में आपको याद होगा हम वो NTPC, भेल एक्सेट्रा की बात कर रहे थे आशीष। विंड पावर एसेट्स वाली कंपनियां भी रेडार पर रहेगी, जहां पर मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी दरअसल सोच रहा है, विचार कर रहा है कि रिवर्स ऑक्शन जो विंड पावर कैपेसिटी एनर्जी कंपनियों को बेची जाती है उसमें रिवर्स ऑक्शन दोबारा से रीइंट्रोड्यूस किया जाए। ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि अंडर सब्सक्रिप्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है। हायर टैरिफ आया था रीसेंट बिड्स में और उसके बाद हमने देखा था अब सब्सक्रिप्शन ठीक से नहीं आया, इसीलिए यहाँ पर कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी बढ़ाना चाहते हैं। अगर कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी वो रिवर्स ऑक्शन के जरिए बढ़ जाती है, ये डेवलपर्स जैसे कि रिन्यू जो अनलिस्टेड स्पेस में है और NTPC के पर इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई देगा, और मार्जिन प्रेशर इक्विपमेंट सप्लायर्स पर लार्जली आएगा, इसीलिए सुजलॉन आइनॉक्स विंड के लिए थोड़ा सा सेटबैक रह सकता है। ये प्रपोजल है, देखते हो फाइनल आउटकम आता है या नहीं इस मसले में। मैंगनीज और रेडार पर रखेंगे, जहां पर कंपनी ने दरअसल हाईएस्ट एवर फरवरी प्रोडक्शन अचीव किया है। ईयर ऑन ईयर 15% तक का इजाफा बनता दिखाई दिया। 1.51 लाख टन का प्रोडक्शन उन्होंने हासिल कर लिया है। साथ ही साथ कंपनी ये भी कह रही है कि सेल्स के आंकड़े भी इंप्रूव होते हुए फरवरी में करीब 18% ज़्यादा बिक्री इन्होंने की है। एंजल वन की तरफ से आज सुबह में अपडेट आया है, क्लाइंट बेस करीब 60.8% ईयर ऑन ईयर आता हुआ। मंथ ऑन मंथ 4.9% का इजाफा है। 2.1 करोड़ के क्लाइंट्स इनके हाथ आ चुके हैं।
हालांकि ग्रॉस क्लाइंट एक्विजिशन 1.5% घटा है मंथ ऑन मंथ। नंबर ऑफ ऑर्डर्स मंथ ऑन मंथ करीब 4% बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। ये कुछ डेटा पॉइंट्स है कंपनी ने जो शेयर किए। पटेल इंजीनियरिंग जेवी इनके हाथ हासिल हुआ है 525 करोड़ के ऑर्डर के लिए, जिसमें से इनका हिस्सा करीब 270 करोड़ के आसपास का है। पीएसपी प्रोजेक्ट्स खबरों में है। एक तो इनको नए वर्क ऑर्डर्स मिले 386 करोड़ के, तो 2 ऑर्डर्स है जो गुजरात काउंसिल ऑफ साइंस सिटी की तरफ से मिलते हुए दिखाई दिए हैं और गिफ्ट सिटी की तरफ से मिले हैं। और लोएस्ट बिडर के तौर पर ये गिफ्ट सिटी के फिनटेक बिल्डिंग जो बनानी है उसके लिए उभर कर आए हैं। वो ऑर्डर करीब 333 करोड़ का है, तो लगभग 600 करोड़ रफ के ऑर्डर्स इनके हाथ आते हुए दिखाई देंगे। गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट ने कहा है इन्होंने 120 टन प्रति दिन का लिक्विड ग्लूकोज यूनिट कमीशन कर दिया है। ओवरऑल इनकी जो कैपेसिटी है वो करीब 900 टन प्रति दिन उभर कर आ गई है इस पर्टिकुलर यूनिट के कमीशन होने के बाद, जो मालदा वेस्ट बंगाल में कमीशन हुई है। एसएमएस फार्मा रेडार पर रहेगा। यूरोपियन रेगुलेटर्स ने इनके प्रोडक्ट की इनके प्लांट की जांच की है और वहां से कुछ ऐसे नेगेटिव्स निकल कर नहीं आए, तो देखते हैं आज स्टॉक कैसे रिएक्ट करता है। केपीआई ग्रीन एनर्जी भी आप रेडार पर रखेंगे। ये खावड़ा में जो एसजेवीएन के हाथ भी कुछ ऑर्डर्स लगते हुए दिखाई दिए हैं। इनके हाथ भी एक प्रोजेक्ट लग रहा है करीब 800 मेगावाट का, वो कंपनी को डिलीवर करके देना है। तो ये कुछ स्टॉक्स है जो आज फोकस में। ओके, रखिए।